So, hello to all. So where we stopped last time, it was कि we were talking about nature, कि nature के जो concepts हैं, जैसे gravity है या law of motion है, उनको हमने invent किया. जब हमने invent किया उससे पहले भी ये सारे जितने भी laws थे in action थे. ये हमें बाद में पता चला. That's a different thing. So ये जो concepts हैं nature के बारे में या non human world के बारे में, ये कंसेप्ट हमें पता चले या ना चले, ये एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन नेचर में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से करते थे. लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले भी थी, जब न्यूटन ने इसे डिस्कवर नहीं किया था तब भी थी, और न्यूटन के डिस्कवर करने के बाद भी लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है. वो अलग बात है कि इसकी डिस्कवरी के बाद जो इसके बाद इन्वेंशंस हुए उसमें काफ़ी बेनिफिट मिला, बट नेचर तो अपना काम कर रहा था. ठीक है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है, चाहे ह्यूमन साइंस ने, जो हम ह्यूमंस हैं, इस पे साइंस बनाया हो या नहीं बनाया हो, बट प्लांट्स वर ग्रोइंग है. ठीक है. सो नेचर अपना काम करता है, चाहे ह्यूमंस उसके कंसेप्ट्स को समझे या ना समझे. एक इंसान जो एजुकेटेड है, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता है, उसके लिए भी वो सिमिलर एक्ट करता है, और एक अनएजुकेटेड पर्सन जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं पता है, उसके लिए भी इट एक्ट्स इन अ सिमिलर वे. लेकिन यहाँ बोला है दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ ह्यूमन और सोशल फिनोमेना, यानी कि नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कंसेप्ट्स हैं उसके ह्यूमंस को पता चले या ना चले, दे विल एक्ट. लेकिन वी ह्यूमंस, हमें कंसेप्ट्स चाहिए. जब तक हमारे पास प्रॉपर कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा, वी विल नॉट अंडरस्टैंड इट. ठीक है. सो इसलिए यहाँ पर बोला है दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ ह्यूमन और सोशल फिनोमेना. नेचर को, नॉन ह्यूमन वर्ल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंसेप्ट्स क्लियर हो या ना हो, वो अपना काम कर रहा है. लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में, सोशल फिनोमेना के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, मीनिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कैसे वर्क करेगा, ह्यूमन स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है वो कैसे होगा. लाइक आज जो कोविड सिचुएशंस हैं, उसके अंदर एक कंसेप्ट्स हर जगह लग रहे हैं कि कहीं पे किसी को कुछ चाहिए, कहीं पे किसी को कुछ चाहिए. People are, the scientists are studying about it, people are trying to understand this second wave and lot many things. So concepts को समझना is very important for the human beings. चाहे कोई भी एक छोटी सी चीज़, एक चौक की फंक्शनिंग से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको नहीं पता कि एक चौक का मतलब क्या होता है, चौक किस लिए बनी है, तो आपको पता नहीं चलेगा वेदर इट इज़ वर्किंग राइट और रॉन्ग. किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो राइट है या किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, उस चीज़ का मेन फंक्शन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है. उसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी हमें कंसेप्ट बताती है पॉलिटिक्स के बारे में. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर पॉलिटिक्स ही एक सब्जेक्ट है जो आपको लॉ से इंट्रोड्यूस करता है, आर्टिकल्स बताता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से इंट्रोड्यूस करवाता है, इनके फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाता है. जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आप क्वेश्चन कैसे करोगे कि ये जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो राइट है या रॉन्ग है. आप उनको क्वेश्चन कैसे करोगे. और डेमोक्रेसी में जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती. सो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कंसेप्ट्स का डिस्कवर होना बहुत ज़रूरी है. तो यही चीज़ थी. नाउ लेट्स रीड इट आउट. What is true of human science in general is also true of social and political studies. तो जैसे बोला है कि ह्यूमन साइंस के अंदर, यानी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं, उसी तरीके से सोशल और पॉलिटिकल स्टडीज़ के अंदर भी ऑब्वियसली कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं. द स्टेट इज़ नॉट जस्ट एन एंसेम्बल ऑफ मटीरियल थिंग्स. स्टेट किसको बोला है? स्टेट हियर मीन्स द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उसके अंदर सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, कि सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, नहीं, उसके अंदर जजेस बैठते हैं, उसके अंदर उसकी अपनी खुद की फंक्शनिंग है, बहुत ही हैवी फंक्शनिंग है, बड़ी फंक्शनिंग है. सो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, और ना सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स और द मूवमेंट्स. टू डिस्क्राइब इट मटेरियली इज़ अब्सर्व. कोई मतलब नहीं है अगर इसको सिर्फ मटेरियली डिस्क्राइब किया जाए तो. बिसाइड्स सच अ प्योरली फिजिकल अंडरस्टैंडिंग fails to distinguish the state, the government, from other social and political institutions. तो जो ये बोल रहा है कि इसके अलावा वी कैन नॉट, बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, ये सिर्फ
एक मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, या सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है कि ये पोस्ट हैं, इन पे सब जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सब आ जाओ, ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इलेक्शंस करवाते जाओ, इट्स नॉट अबाउट दैट। इसका मतलब ये है कि स्टेट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट यानी गवर्नमेंट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें और बाकी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। द मॉडर्न स्टेट इज़ फॉर्म ऑफ पब्लिक पावर। अभी का जो मॉडर्न स्टेट है यानी कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, इट्स अ फॉर्म ऑफ पब्लिक पावर, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर एंड द रूल्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रूलर इज सिलेक्टेड बाय द पीपल, सो फॉर्म ऑफ पब्लिक पावर हो गई, पब्लिक के हाथ में पावर है। वो अलग बात है कि एक बार वोट करने के बाद लीडर चेंज आउट एंड दे बिकम इररिस्पॉन्सिबल। द वे द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग इन इंडिया, people are saying कि do not blame the government, do not blame the government. Yes, we understand it, but still government has to take the blame because government has taken the responsibility of its citizens. So just an opinion, nothing much. So यहाँ बोल रहा है कि अभी का जो मॉडर्न स्टेट है वो पब्लिक पावर है, पब्लिक डिसाइड करती है। रूलर खुद से, जैसे पहले होता था कि सिर्फ जो राजा होता था, राजा का बेटा राजा होता था, बस उनके हाथ में पावर होती थी, दे डिड वट एवर दे विश्ड, बट नो, इट्स नॉट द टाइम। अब टाइम चेंज हो गया, अब पावर पब्लिक के हाथ में है, और रूलर इंडिपेंडेंटली अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, एक सिंगल डिसीजन नहीं ले सकता, अपने आप से मर्जी से कुछ भी चालू बंद नहीं कर सकता। वो अलग बात है, डिमोनेटाइजेशन का मत लेना एग्जाम्पल, बट पावर इज इन द हैंड ऑफ पब्लिक, इट्स अ डेमोक्रेटिक नेशन। So modern state is a form of public power relatively independent of the ruler and the ruled, embodied in a apparatus that has virtual monopoly of violence in a particular community or territory, and that functions to reproduce the conditions of existence and reputation of that community. This is just one way of understanding of the state, but notice how many different types of concepts we must have already learned in order to grasp the concept of the state. Power, ruling, the distinction between ruler and the ruled, monopoly, violence, community, conditions of existence and so on. कितनी important चीज़ है, मतलब state is not just कि सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नो, स्टेट इज, इसलिए इसको आई थिंक दे आर यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड स्टेट, बिकॉज जनरली हमें यही सिखाया जाता है कि स्टेट जहाँ लिखा होता है उसको गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दो, बट आई थिंक स्टेट कंसिस्ट ऑल दिस, स्टेट के अंदर ये सारे कंसेप्ट आते हैं। पावर, पावर किसके हाथ में है, रूलिंग, रूलिंग क्या चल रही है अभी, द रूल कौन कर रहा है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन रूलर एंड द रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि रूल कौन कर रहा है और रूल कौन हो रहा है, who is ruling and who is being ruled. मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स एक अकेला हकदार, किसी भी चीज़ के ऊपर मोनोपोली होना, ठीक है। अब ये मोनोपोली इज़ एन इकोनॉमिक वर्ड, सो मोनोपोली कई बार कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी खुद की मोनोपोली होती है, मतलब दे आर क्वाइट पॉपुलर। और एक मोनोपोली का एग्जांपल कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास जो आरबीआई है, नॉट इंडियन गवर्नमेंट बट आरबीआई के पास मोनोपोली है कि सिर्फ आरबीआई ही नोट्स प्रिंट कर सकती है। जब आप स्टेट को समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है और कोई भी प्राइवेट ओनरशिप उसे नहीं कर सकती, या प्राइवेट हैंड्स उस चीज़ को अपने अंडर नहीं ले सकते। वायलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो वायलेंस भी अलग है, इफ़ दिस इज़ डन बाय फोर्स, फोर्स यानी कि जो भी हमारी पुलिस फोर्सेस होती हैं, सीआरएफ है, जो भी है, जितनी भी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं हमारी, अगर वो उनकी साइड से कोई ऊपर से ऑर्डर कहाँ से आता है, वो भी किसी ह्यूमन ने दिया है ना, बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है, लाठी चार्ज कर दो, सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायलेंस, वो भी स्टिक्स लाठीज़ का यूज़ कर रहे हैं। और वही वायलेंस अगर दो लोग सिविल्स मतलब नॉर्मल सिटीजन्स अगर रोड पे लड़ जाए लाठी से, तो उनके ऊपर चार्जशीट आ जाएगी, मतलब केस बन जाएगा। सो किया तो यहाँ सिचुएशन काइंड ऑफ कि वायलेंस तो हुआ है ना, बट डिफरेंट सिचुएशंस में हुआ है और डिफरेंट लोगों से हुआ है। आई मीन टू से कि पावर इसका डिफरेंट है, एक यूनिफॉर्म में हुआ है वायलेंस, एक सिविलियंस जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने करा है, तो दोनों में वायलेंस हुआ है लेकिन डिफरेंस है, एक पे केस लगेगा एक पे केस नहीं लगेगा। वो रिक्वायरमेंट ऑफ द मोमेंट कहा जाएगा कि उस मोमेंट रिक्वायर्ड था ये एक्शन, सो वायलेंस करना पड़ा, पब्लिक को रोकना पड़ा, व्हाटएवर द थिंग वाज।
जब आप पढ़ते हो इन कंसेप्ट को तब आपको पता चलता है कि डिफरेंस, अच्छा इस सिचुएशन में ये चीज़ लीगल है, इस सिचुएशन में ये चीज़ इलीगल है। कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको समझना, दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ स्टेट। कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सो ऑन। कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये टर्म, डू यू गेट इट? देखो, कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि एक, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका एक आइडियल आइडिया ये होना चाहिए कि हमेशा अपने सिटीजन्स को एक ऐसी कंडीशन में रखा जाए जहाँ पर वो हैप्पीली एग्जिस्ट कर सके। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी जो हर गवर्नमेंट को अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए। ये आइडिया होता है कि एक आइडियल स्टेट वही है जो अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को एक सर्वाइवल के लिए स्पेस दे, एक एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस दे, एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें ना कंसेप्ट्स में आती है ऑफ स्टेट। अब एक एग्जाम्पल लिया है, देखो स्टेट को समझना, स्टेट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि इसमें ना बहुत वाइड कंसेप्ट आते हैं, बहुत वाइड, एंड दे कीप ऑन इवॉल्विंग, ख़त्म नहीं होते, छोटे नहीं होते कंसेप्ट, बहुत बड़े बड़े होते हैं। टुडे यू गाइज आर स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, एक कंसेप्ट छोटा हो सकता है, आज नॉन ह्यूमन ह्यूमन वर्ल्ड का सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ है। द कमिंग पीपल मे बी आफ्टर ईयर्स, अभी तो ये 10 साल हो गए, ये एक ही बुक सेम ड्यू में चल रही है, बट टॉकिंग अबाउट अ डेकेड और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मे बी दिस कंसेप्ट गेट्स इवन मोर ब्रॉडर, न्यू बुक्स के साथ कंसेप्ट को और इम्प्लीफाई कर दिया जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो कंसेप्ट कीप ऑन इवॉल्विंग। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, अभी तक इफ़ यू हैवंट गॉट एनी थिंग, leave it, not an issue. This example will get you exactly right कि कंसेप्ट्स का क्या रोल होता है ह्यूमन लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, फिलोसफिकल लाइफ में, एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, ओके, नाउ दिस एग्जाम्पल, टेक अ रिलेटिवली सिंपल एग्जाम्पल, अ मैन कॉल्ड जॉन एफ कैनेडी। ये नाम सुना है 12th क्लास की टेक्स्ट बुक में, दिस नेम हैज़ कम, जॉन एफ कैनेडी, यस, ट्राई रिकॉलिंग इट, हैज़ जस्ट डाइड। फिजिकली स्पीकिंग, अब देखो एक छोटे से एक्ट को, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा एक्ट है, बट इस एक्ट को कितने अलग तरीके से, कितने अलग एंगल से इसको व्यू किया गया है, यू विल बी सरप्राइज टू नो इट। फिजिकली स्पीकिंग, अ लिविंग बॉडी हैज़ टर्न इनटू नॉन लिविंग मैटर। अभी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब सॉरी फिजिकल नेचर के हिसाब से बोला है, बट वी ह्यूमंस डिस्क्राइब दैट इवेंट एज डेथ। सो अब ये ह्यूमन डिस्क्रिप्शन है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन उसका अलग हो गया, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन जो है उसका अलग हो गया, नॉन लिविंग सॉरी लिविंग टू नॉन लिविंग, ह्यूमन डिस्क्रिप्शन उसका अलग हो गया। The person in question was no ordinary man. Of course, John F. Kennedy wasn't an ordinary man. He was a president. Now I hope you got the hint. 12th क्लास की NCERT में है, फर्स्ट चैप्टर में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर है ये। द पर्सन इन क्वेश्चन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं था, वो बहुत पावरफुल पोजिशन पे था। हावेवर ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब याद आया कुछ? तो ये यूएस का प्रेसिडेंट था। टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट अबाउट कैनेडी इज़ टू ऑलरेडी ग्रास्प अ कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। अब देखो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग क्या होता है। अब अगर आपको अब यहाँ पर बोला है कि जो पर्सन का इवेंट डिस्क्राइब किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो यूएस का प्रेसिडेंट था। तो अब आपको पता होना चाहिए यूएस क्या है और उसका प्रेसिडेंट कौन है, मतलब प्रेसिडेंट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है। अरे यार ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या होता है, और बोल रहे हैं यूएस का प्रेसिडेंट, यूएस कहाँ पर है। तो आपको इन दोनों सवालों का जवाब पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है, यूएस क्या है। यूएस डोमिनेंट कंट्री, पता चला जब आपने इसको पढ़ा तो पता चला। प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट सबसे हेड होता है वहाँ पे, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल चलता है, सीधे प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर जनरल पब्लिक करती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का डंका बजता है। तो ये चीज़ जो है जब तक आपको पता नहीं होगी कि प्रेसिडेंट पोस्ट क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, आपको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं पड़ता। इट वुड बी जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन अगर आपको इंस्टीट्यूशनल सेटिंग के बारे में। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग मीन्स इस स्ट्रक्चर को समझना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ। ओके, बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर,
एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहा जाता है वो हमेशा प्रेसिडेंट को कहा जाता है, सेकेंड सिटीजन होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये भी आई होप एक छोटा सा knowledge bite. Okay, let's move ahead. Moreover, we must ask, is it true that President John F. Kennedy was simply died? अब आपको पता चला कि अच्छा इतनी बड़ी कंट्री का इतनी बड़ी पोस्ट पे इतना बड़ा इंसान था। अब फिर क्वेश्चन आने शुरू होंगे कि क्या ये एक सिंपल नेचुरल फिनोमेना था, मतलब एक नेचुरल एक्ट था कि क्योंकि ह्यूमंस लिव एंड डाई, तो क्या इस वजह से हुआ या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी? क्या पता इस पोस्ट के लिए इलेक्शंस आ रहे हो या इस पोस्ट के लिए किसी ने उसका ख़त्म कर दिया हो, अ काइंड ऑफ क्रिमिनल स्टोरी भी हो सकती है उसके पीछे। येस और नो? टू से दैट ही हैज़ डाइड डज नॉट कन्वे दैट ही हैज़ बीन किल्ड। Indeed, to say that he was killed still does not capture what has happened. अब अगर कोई बोले कि he was died, तो सीधा ये नहीं बोला जा सकता कि उसको मार दिया गया, उसको किल कर दिया गया। और अगर ये बोला जाए कि उसको किल कर दिया गया, तो भी ये नहीं पता चलता कि वो एक्ट हुआ कैसे। मतलब हर एक वर्ड के पीछे एक स्टोरी। फॉर वन कैन बी किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अब जब बोला कि उसकी ही वॉज किल्ड, तो अब वो किल्ड तो एक्सीडेंट में भी हो सकता है। इट डजंट से कि उसको किसी ने किल किया है intentionally. Would it be then right to say he was murdered? Would it then be right to say that he was murdered? This too is true, but not only up to a point. For Kennedy was the president of the United States of America, and his murder has a political motive. ये पूरे शतरंज वाला खेल आ गया कि क्या मोटिव हो सकता है। पहले तो बोला पहले तो इसको सिर्फ एक साइंटिफिक एक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, लिविंग बॉडी टू नॉन लिविंग बॉडी। फिर पता किया कि अच्छा ये बहुत बड़ा इंसान है, अच्छा समझ रहा आपने इंस्टीट्यूशनल सेटिंग को समझा, कंसेप्ट को समझा, प्रेसिडेंट क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है। उसके बाद यू ट्राई टू फिगर आउट, ये सारा वैसे मीडिया काम करती है, लेकिन मीडिया ही पोक करती है, जनरल पब्लिक को सोचने में मजबूर करती है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। मीडिया सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के भरोसे चला देती है अपना सारा काम, सोचना सारा पब्लिक का काम। कभी कभार झूठ छाप देती है, कभी कभार सच छाप देती है, वो हो चलो छोड़ो उसके, तो मीडिया हाउसेस है, कुडंट से एनीथिंग। सो उसके बाद अब वो नॉर्मली किल्ड था तो क्या हुआ उसके साथ? मर्डर था, तो पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव था या क्या था? बहुत सारे क्विजेस बन जाते हैं उसके पीछे। यहाँ पर क्या कर लग रहा है? कंसेप्ट लग रहे हैं, सारे दिमाग लग रहे हैं। ही वॉज मर्डर्ड, he was murdered probably by a network of rival political groups, state agencies and mafia. अब यहाँ दिमाग चलने लगा कि किसने उसका करा होगा मर्डर। कोई पॉलिटिकल इंटेंशन होगा, किसी को उसकी पोजीशन चाहिए होगी, कोई या तो क्या पता उसके खुद के ग्रुप मेंबर्स ने ऐसा कर दिया हो क्योंकि वो उनकी बात नहीं माना। सारा पॉलिटिकल एकदम मूवी सीन आप समझ लो। हिज वॉज अ पॉलिटिकल असैसिनेशन। अब ये एक नया वर्ड आ गया, देखो एक नॉर्मल वर्ड से शुरू किया था, साइंटिफिक वर्ड से, एक नॉर्मल ह्यूमन वर्ड के साथ फिर आगे बढ़े, फिर किल्ड, मर्डर्ड, फिर एक्सीडेंट, अब इसको असैसिनेशन बोल दिया। दिस इज़ अ वेरी बिग वर्ड, वेरी वेरी बिग वर्ड, असैसिनेशन। आपको पता है इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक असैसिनेशन कहा गया है, एक नहीं दो कह सकते हो, लाइक राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी, बोथ ऑफ देम वर somewhere assassinated, both of them, Rajiv Gandhi and Indira Gandhi were assassinated in a political conspiracy. उनको एक पॉलिटिकल शतरंज के थ्रू ही ख़त्म करा गया था। When a person says that Kennedy was assassinated, we assume that he understands the distinction between dying, अब यहाँ पर फ़र्क आ गया, dying, being killed, murder और assassinated। assassinated का मतलब होता है उसको एक पॉलिटिकल शतरंज के थ्रू या धोखे से असैसिनेट कर देना, ख़त्म कर दिया उसको। Each of these concepts and the distinction among them are part of an implicate in the event of Kennedy losing his life। अब ये सारे जितने भी कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट्स हैं। अब आपको समझ में आया कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स कैसे लगते हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर। ह्यूमन लाइफ इज़ नथिंग विदाउट कंसेप्ट, कंसेप्ट के बिना ह्यूमन लाइफ हो ही नहीं सकती। Thus we arrive at the following conclusions। अब यहाँ पर following conclusions आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हो गए कैनेडी के एंड ऑल। अब एक छोटा सा नॉर्मल सा अपना एग्जाम्पल ले लो। इफ़ यू गो टू अ शॉप, यू बाय समथिंग एंड वो जो भी प्रोडक्ट होता है वो सही नहीं निकलता है, तो अब आप उसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट लगा सकते हो कि क्या पता उसने गलती से दे दिया हो, तो आप जाके आप सोचोगे उसको एक्सचेंज करवाए, रिप्लेस करवाए,
या उसके खिलाफ कंप्लेन करे, या इंटेंशनली वो ऐसे ही कर रहा है, क्या वो सबके साथ ऐसे धोखाधड़ी कर रहा है, क्या वो एक फ्रॉड सेलर है, बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं. सो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत लगते हैं, इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है. नेचर जो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कंसेप्ट को डिस्कवर करो नहीं करो, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने में अपनी एक्टिविटीज़ वो आराम से कर रहा है. आपको चाहे उनके बारे में पता चले या ना चले, आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी पता चले नहीं चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो एक्ट कर रही है और करती रहेगी. लेकिन ह्यूमंस के बारे में जब ह्यूमन वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसेप्ट का जानना, कंसेप्ट का समझना इज़ वेरी important so that humans can understand each other and live better. Thus we arrive at the following conclusions. अब यहाँ पर कुछ conclusions हैं. The question of understanding, explanation and prediction about the non-human and human natural world is answered by the natural sciences. जो भी हम जो ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन की या प्रिडिक्शन की जो बातें होती हैं, जो नॉन ह्यूमन नेचुरल वर्ल्ड है, आर आंसर्ड बाय द नेचुरल साइंसेस. नेचुरल साइंसेस प्लीज कौन बनाता है नेचुरल साइंसेस? ह्यूमंस. लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अ नेचुरल साइंस. सो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में ह्यूमन वर्ल्ड नॉलेज क्रिएट करता है. Given the difference between human and non-human nature, the question pertaining to the understanding, explanation and prediction about the human world is answered by the human services, political science. और जितने भी डिफरेंसेस हैं ह्यूमन वर्ल्ड नॉन ह्यूमन नेचर के बीच, ह्यूमन वर्ल्ड और नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में, ह्यूमन वर्ल्ड क्या है? वी ह्यूमन बीइंग्स. एंड नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जो भी नेचुरल वर्ल्ड जिससे आप सराउंडेड हो वो सब कुछ. इन सब के बारे में जितने भी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम ह्यूमंस ही डिस्कवर करते हैं. क्वेश्चंस भी हमें डिस्कवर करते हैं, आंसर्स भी हमें ढूंढते हैं उनके. सो दे आर डन बाय द ह्यूमन वर्ल्ड. और किन किन सब्जेक्ट्स के थ्रू किया जाता है? पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, सोशियोलॉजी के थ्रू, एंथ्रोलॉजी के थ्रू, इकोनॉमिक्स के थ्रू, बायोलॉजी के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू एंड लॉट मोर मेनी अदर सब्जेक्ट. जितने भी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स है सब कुछ आपको आपकी सराउंडिंग्स के बारे में ही सिखाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ देम, राइट, एक्सेट्रा. Though always aided by humanities and the arts. Be proud being a humanities and proud art student कि ये सारे ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट सब्जेक्ट से ही एडेड है. इसलिए कुछ स्कूल्स में आर्ट्स को आर्ट्स बोलते हैं, कुछ में इसको ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं. आई लव दिस वर्ड ह्यूमैनिटीज़. ओके, सो ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज व्हाट देन इज़ द प्रॉपर रोल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी. अब ये बोल रहे हैं कि तो अब एक प्रॉपर रोल क्या होना चाहिए सोशल पॉलिटिकल थ्योरी का. Why do we need it? Let me straightway illustrate two functions of the political theory which it shares with social theory. This we will do it in the next clip, definitely. And though it's quite long, we'll do it. Not an issue, right? I hope it's clear till now, and I'll hope that I'll bring the next part of it today itself. It's all lockdown, you're all free. So yeah, thank you.